बच्चों अपन बात कर रहे थे सार्वजनिक ऋण के वर्गीकरण की। और इसमें मैंने बताया था कि सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण उसके स्रोत, उद्देश्य, अवधि इनके आधार पर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखें आंतरिक और बाहरी ऋण। किसी राज्य के क्षेत्र में रहने वाले तथा राज्य द्वारा नियंत्रित व्यक्तियों और संस्थाओं के से राज्यों द्वारा प्राप्त किया गया ऋण आंतरिक ऋण कहलाता है। जो ऋण विदेशी सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जाते हैं वे बाहरी ऋण कहलाते हैं। देश के आंतरिक साधन अपर्याप्त होने पर विदेशी ऋणों की सहायता लेनी पड़ती है। बाहरी ऋण विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं, इसलिए कभी कभी भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। बाह्य ऋण के साथ कभी कभी विदेशी तकनीक की जानकारी भी प्राप्त होती है, इससे औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है। आंतरिक ऋण इच्छित और अनिच्छित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, परंतु बाहरी ऋण केवल इच्छित ही होते हैं। आंतरिक ऋणों के भार की बात हम करें तो आंतरिक ऋणों से देश के साधन देश से बाहर नहीं जाते हैं, उनका केवल देश में ही पुनर्वितरण होता है। ऐसे ऋणों का कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं होता। आंतरिक ऋणों का वास्तविक भार इस बात पर निर्भर करता है कि इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि ऋणों का प्रयोग इस ढंग से किया जाए कि देश में धन के वितरण की असमानता में वृद्धि होती है, तो इसका वास्तविक भार अधिक होगा। सार्वजनिक ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों में किए जाने से इसका अधिक भार इस पर पड़ेगा। व्यावहारिक जीवन में प्राय सरकार धनी व्यक्तियों से ऋण लेती है, परंतु इसे चुकाने के लिए निर्धन व्यक्तियों पर भी कर लगाए जाते हैं। इससे वितरण की असमानताएं बढ़ती हैं। सार्वजनिक ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों के लिए भी किया जाता है। कभी कभी ऐसे कार्यों में व्यय किया जाता है जिससे नागरिकों को कोई तुरंत लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार जब वितरण में असमानता बढ़ जाती है और उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो आंतरिक ऋण का भार व्यक्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी पड़ता है। आंतरिक ऋण का प्रभाव व्यक्तियों की कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर भी पड़ता है। ऋण प्राप्त तो बचतों से होता है, किंतु उसका भुगतान उस सक्रिय धन से किया जाता है जो उद्योग और व्यापार आदि में लगा होता है। युद्ध संचालन के लिए जो ऋण लिया जाता है उसका वास्तविक भार तो बहुत अधिक होता है। युद्ध काल में अभाव की स्थिति के कारण लोगों को कठिनाई होती है। युद्ध समाप्त होने पर बेरोजगारी बढ़ती है, कीमतें तथा ब्याज दर गिरने लगती है। इस प्रकार यद्यपि आंतरिक ऋणों का मौद्रिक भार कुछ नहीं होता है, इनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष मौद्रिक वास्तविक भार बहुत अधिक होता है। अब हम बाह्य ऋणों की बात करें तो बाह्य ऋणों का भार ऋण प्राप्त करने वाले देश पर पड़ता है। इससे मौद्रिक भार का अनुपात उस रकम के आधार पर लगाया जाता है जो ऋणी देश द्वारा मूलधन तथा ब्याज के रूप में चुकाया जाता है। इसका प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस हानि से मापा जाता है जो ऋणी देश में उतना धन निकालने के बाद वहीं के नागरिकों को सहन करनी पड़ती है। यदि बाह्य ऋणों का भुगतान धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर किया जाता है तो इसका वास्तविक भार अपेक्षाकृत कम होता है। प्राय ये कहा जाता है कि इस प्रकार के ऋणों का अप्रत्यक्ष भार भी ऋणी देश के नागरिकों पर पड़ता है, क्योंकि सरकार ऋण चुकाने के लिए कर लगाती है, परंतु वास्तविकता यह है कि बाह्य ऋणों का उपयोग यदि उत्पादन कार्यों के लिए में किया जाए तो उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसी वृद्धि में से मूलधन और ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। दूसरा, उत्पादन बढ़ने से देश में कीमतों की कमी होती है, विदेशी आयात पर निर्भरता कम होती है। इस प्रकार दीर्घकाल में बाह्य ऋणों से देश में काफ़ी लाभ होता है और ऋणी देश के नागरिकों को कोई भार सहन नहीं करना पड़ता है। बाह्य ऋणों के भी पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। इसके पक्ष की बात अगर हम करें तो बाह्य ऋणों से विकासशील देशों को आर्थिक विकास के कार्यक्रम पूरा करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। विदेशों से धन के अतिरिक्त वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा यांत्रिकी ज्ञान भी प्राप्त होता है, जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। युद्ध काल में तथा अन्य प्रकार की संकटकालीन स्थिति में
विदेशी ऋण से बहुत अधिक सहायता मिलती है। युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी अधिक मात्रा में विदेशी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। बाह्य ऋण की सहायता से विदेशी विनिमय दर की प्रतिकूलता को दूर किया जा सकता है। बाह्य ऋण के विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं, जिसमें जैसे विदेशी ऋण प्राप्त करने से ऋणी देश का काफ़ी धन ब्याज आदि के रूप में विदेशों को चला जाता है। विदेशी ऋण लेते रहने से देश की दीर्घकाल में आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो वास्तविकता ये है कि विदेशी ऋण से कोई हानि नहीं होती यदि उनका प्रबंध और नियंत्रण ऋणी देश की सरकार के हाथ में और इनका उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया जाए। विदेशी ऋण की उपयुक्तता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि ब्याज की दर तथा ऋण की शर्तें क्या हैं और ऋण की रकम का प्रयोग किस काम में किया गया है। दूसरा वर्गीकरण जो सार्वजनिक ऋण का किया जाता है वो है उत्पादक और अनुत्पादक ऋण के रूप में। ऋणों के प्रयोगानुसार इनका वर्गीकरण उत्पादक और अनुत्पादक ऋणों के रूप में किया जाता है। उत्पादक ऋण वह हैं जिनसे प्राप्त रकम प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक कार्यों में लगाई जाती है। इन ऋणों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान कार्यों की परिपक्वता के बाद उनसे प्राप्त आय के आधार पर ही किया जा सकता है। अनुत्पादक ऋण वे हैं जिनसे प्राप्त धनराशि का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनसे सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कोई आय प्राप्त होने की संभावना नहीं होती। ये कार्य भले ही सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और अप्रत्यक्ष रूप से अधिक महत्व रखते हों, किंतु इन कार्यों से उत्पादन में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती। ऋण की परिपक्वता के बाद इनके मूलधन और ब्याज का भुगतान प्राय कर लगाकर किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण जो ऋण का है वो है मृत भार ऋण, सक्रिय एवं निष्क्रिय ऋण। मिसेस उर्सुला हिक्स ने सार्वजनिक ऋण को 3 भागों में बांटा: मृत भार ऋण, सक्रिय ऋण तथा निष्क्रिय ऋण। मृत भार ऋण वह है जिसके उपयोग से देश की उत्पादन शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, यह अनुत्पादक ऋण है। सक्रिय ऋण वह है जिसके उपयोग से उत्पादन शक्ति और आय में वृद्धि होती है। निष्क्रिय ऋण वह है जिसके व्यय से न तो आय प्राप्त होती है और न ही उत्पादन शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है, किंतु इससे व्यक्तियों को संतोष प्राप्त होता है। पार्क, अजायब घर आदि बनाए जाने के लिए लिया गया ऋण इसी प्रकार का ऋण है। नेक्स्ट वर्गीकरण जो सार्वजनिक ऋण का किया जाता है वो है शोध्य और अशोध्य ऋण के रूप में। शोध्य ऋण वह ऋण है जिसके मूलधन तथा ब्याज का भुगतान एक निश्चित तिथि तक करने के लिए सरकार वचनबद्ध होती है। इसके विपरीत जिन ऋणों पर सरकार केवल ब्याज देती रहती है और मूलधन लौटाने के लिए बाध्य नहीं होती, उन्हें अशोध्य ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट है अच्छित एवं बलात् ऋण। जब ऋण लेने के लिए सरकार किसी प्रकार का दबाव नहीं डालती और सरकार द्वारा ऋण लेने की घोषणा करने मात्र से ऋण प्राप्त हो जाता है तो उसे ऐच्छिक ऋण कहा जाता है। यह ऋण आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके विपरीत जब देश के नागरिकों तथा संस्थाओं पर दबाव डालकर ऋण प्राप्त किया जाता है तो उसे अनैच्छिक अथवा बलात् ऋण कहा जाता है। इस प्रकार का ऋण प्राय संकटकालीन स्थिति में लिए जाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण के रूप में किया जाता है। अल्पकालीन ऋण प्राय 1 वर्ष की अवधि तक के होते हैं। इनकी आवश्यकता सरकार के नियमित खर्चे चलाने के लिए होती है। इन्हें अर्थोपाय, अग्रिम या वेज एंड मीन्स एडवांस भी कहा जाता है। इसके विपरीत जब सरकार दीर्घकाल के लिए ऋण प्राप्त करती है तो ये दीर्घकालीन ऋण कहलाते हैं। दीर्घकालीन ऋण चुकाने के लिए निश्चित अवधि भी निश्चित होती है और अनिश्चित भी होती है। दीर्घकालीन ऋण चुकाने का भार भावी पीढ़ी पर आता है, किंतु इससे उत्पन्न लाभ भी उसी पीढ़ी को मिलता है। दीर्घकालीन ऋण शोध्य और अशोध्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब कल अपन बात करेंगे सार्वजनिक ऋण के भुगतान के तरीकों की।